हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं हम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर कुछ चेंजेस करवाने होते हैं पॉलिसी में, तो वो उनके लिए क्या क्या और किस तरीके के रिक्वायरमेंट आती है कि पॉलिसी में ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, फिर हमें किस तरीके की मॉडिफिकेशन की हमें नीड पड़ती है आगे फ्यूचर में चल के। तो आज हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर जैसे ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है या फिर सम काइंड ऑफ अदर जो एड ऑन्स होते हैं, उन कौन कौन से एड ऑन्स होते हैं, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। तो आज उस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं, जिसमें बाकी सारी रेस्ट ऑफ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेट्स गो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया हूँ आपको स्क्रीन पे लेके, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने पर्सनली ये चीज़ अपनी लिस्ट बनाई है कि भाई हमें किन किन तरीके की एंडोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, एंडोर्समेंट कहो या रेक्टिफिकेशन बोलो या फिर मॉडिफिकेशन बोलो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो बेसिक जो हमारी पॉलिसी में जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है आरसी ट्रांसफ़र होने के बाद, तो हमारे पास दो तीन चीज़ें ही होती हैं। मतलब बेसिकली एक ओनरशिप ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आती है जब हम आरसी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और वो कराना भी ज़रूरी है। बाकी जो ये हैं, बाकी की जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमारी जो हमें जो नीड पड़ती है वो पड़ती है ओनरशिप ट्रांसफ़र की। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं, ओनरशिप फर्स्ट। देखो, जैसे आरसी हमने ट्रांसफ़र कर ली और पुराना ओनर चाहता है कि भाई कोई नहीं, मैं अपनी पॉलिसी कैंसिल नहीं करवाऊँगा, आप जो है मेरी पॉलिसी को नहीं, आप मेरी पॉलिसी को रख लो, और मैं अपने नाम, मतलब मैं इसे कैंसिल नहीं करवाना चाहता। और सम टाइम क्या होता है कि कस्टमर जब तेज़ होता है, तेज़ बोलो या स्मार्ट बोलो, तो वो क्या करता है कि भाई वो कहता है मैंने तो अपनी व्हीकल बेची है, मगर मैंने पॉलिसी ट्रांसफ़र के लिए नहीं, क्योंकि उसका पैसा ये उस केस में होता है जैसे आपने व्हीकल खरीदी, कॉमर्शियल व्हीकल खरीदी, वो भाई लाखों में जाती है। तो उस टाइम पे, क्योंकि अगर इंश्योर्ड अपना पॉलिसी कैंसिल करवाता है तो उसका भी उसको रिफंड मिल जाता है, इंस्टेड कि वो पॉलिसी रन ना करी हो मोर देन 8 मंथ। ठीक है, अगर वो मोर देन 8 मंथ कैंसिल करा रहा है तो फिर रिफंड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपने आरसी ट्रांसफ़र करी है अपने नाम पे, या मतलब आपने वो करी है, तो आपकी पॉलिसी रन कर रही है, चाहे वो बंडल पॉलिसी हो चाहे कुछ, बंडल पॉलिसी में रिफंड नहीं मिलता। बाकी रेस्ट ऑफ जो पॉलिसीज होती है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव बोलो या फिर पैकेज बोलो, तो इन पॉलिसीज़ में क्या होता है कि भाई आपको रिफंड मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे पीएसयू कंपनी होती है ना, जो सरकारी कंपनी बोलो, ठीक है, जो सरकारी कंपनी होती हैं, तो उनमें टीपी का पार्ट वो रख लेते हैं, और ओडी का पार्ट का कुछ प्रीमियम दे देते हैं जितना बच जाएगा उनका प्रो रेटा बेस। ठीक है, तो ये कराना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर आपके व्हीकल पर क्लेम आता, क्लेम सेटल नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ओनरशिप कराना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप अपने गाड़ी के लिए न्यू पॉलिसी परचेस कर लें। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ओनरशिप अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती हैं। देखो, अपडेटेड आरसी होगी, और पॉलिसी होगी आपकी, आधार कार्ड हो गया न्यू ओनर का, क्योंकि अभी केवाईसी मैंडेटरी कर दी है, पैन कार्ड हो गया, और एक अंडरटेकिंग लेटर को या कंसर्न लेटर को। तो ये होता है बेसिकली बहुत कस्टमर, ओल्ड और न्यू कस्टमर, ठीक है, जिनके बीच एक कंसेंट होता है कि भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भाई मुझे अपनी पॉलिसी को नए कस्टमर को देने में कोई आपत्ति नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड अंडरटेकिंग लेटर और कंसर्न लेटर। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है, इसका मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। अभी तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे ऑफिशियल सिस्टम में है। तो ये बेसिकली अंडरटेकिंग एक फॉर्मेट होता है, तो आपको ये भर के देना पड़ेगा, तभी आपकी पॉलिसी ट्रांसफ़र होती है। और फोटो की बात करें, नॉट मैंडेटरी इन एवरी इंश्योरर। सो बेसिकली ये रिक्वायर है, जो मैंने ये सेक्शन डाला था, ये इफ़को टोक्यो में है। ठीक है, व्हीकल मतलब कस्टमर की फ़ोटो भी ज़रूरी है। और इंस्पेक्शन, अगर आपकी पैकेज पॉलिसी है या एसओडी पॉलिसी, एसओडी मतलब स्टैंड अलोन पॉलिसी, ठीक है, जिसमें आपकी व्हीकल का कवरेज हो रहा है, तो उसमें इंस्पेक्शन की रिक्वायर्ड होती है, या फिर आप यही कह लो कि एट द टाइम ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र ये होता है। और इस टाइम पे आपका अगर प्रीमियम कैलकुलेट होगा ओनरशिप के टाइम पे, तो एनसीबी भी रिकवर किया जाएगा। ध्यान रखना, एनसीबी का जितना भी डिस्काउंट मिला होगा आपकी पॉलिसी में, क्योंकि वो एक इंश्योर्ड को मिलता है ना, कि आपको व्हीकल को वो इसलिए मिलता है क्योंकि भाई आप मतलब जो भी जिसने भी ओनर, जो ओल्ड ओनर था, उसने भाई अच्छी ड्राइविंग करी, उसको मिलता है। ठीक है, सेकंड होता है फ्यूल टाइप। इस तरीके की हमारे पास करेक्शन करने आते हैं चीज़ें। फ्यूल टाइप, भाई आपने फ्यूल टाइप चाहे बीच में लगाए, चाहे एलपीजी लगाइए, सीएनजी लगाइए, तो
आपको वो भी ऐड कराना जरूरी है कल के दिन में, उसकी वजह से क्लेम आएगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम। डन। तो ये चीज़ें करेक्ट करवानी जरूरी हैं। और सम टाइम क्या होता है कि कस्टमर भूल भी जाता है करेक्शन करवाना, मतलब ऐड ऑन करवाना। जैसे आपने नई पॉलिसी बनाई, उस टाइम पे ऐड नहीं किया या स्किप हो गया या फिर टेक्निकल वजह से आपके उसमें आया नहीं, कोई भी रीज़न XYZ, को कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगर उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर थर्ड पार्टी पॉलिसी है, ओनली थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो उसमें हमें केवल 71 रुपीज़ लगते हैं। वो चाहे फिर कमर्शियल व्हीकल हो, बड़ी से बड़ी वो हो या फिर छोटी से छोटी हो, ठीक है। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ एडिशनल कवरेज की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कुछ कंपनी के नाम पे होती हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो एड ऑन की कंपनी रिक्वायरमेंट कर सकती है कि भाई इसमें ये मैंडेटरी है, तो इसलिए आपको ये भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनवॉइस इसमें अगर CNG चाहिए तो भाई ये मैंडेटरी है। अगर आपकी कॉम्प्रहेंसिव और पैकेज पॉलिसी है तो इनवॉइस मैंडेटरी है। अदरवाइज आपके पास जैसे प्रीवियस ईयर पॉलिसी है, ठीक है, जैसे भाई आपने लास्ट ईयर ही ऐड किया था मगर इस साल आप भूल गए ऐड करवाना, तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर पॉलिसी दें, उसकी अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू होगी। वैल्यू क्या होता है कि हर साल 10% डेप्रिसिएशन लग जाता है आपकी CNG की वैल्यू पे। सपोज आपका भाई 40,000 था, तो इस साल आपका 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और अपडेट RC पे मेंशन होना जरूरी है। RC पे फ्यूल टाइप होना जरूरी है, जैसे CNG हो, LPG हो, जो भी है, ठीक है। और पॉलिसी कॉपी। नेक्स्ट चलते हैं, सेम LPG का मैंने आपको बता दिया, सेम ही प्रोसेस है दोनों का, CNG हो या LPG हो। और नीचे की तरफ चलते हैं, पेट्रोल एडिशन और करेक्शन। इट मीन्स कि भाई जैसे कमर्शियल व्हीकल होती हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे डीजल की गाड़ी होती है, फ्यूल टाइप डीजल होता है, ठीक है, तो कभी कभी गलती से हमने डीजल सेलेक्ट कर ली और वो गाड़ी एक्चुअल में पेट्रोल की थी, तो वो करेक्शन के लिए, ठीक है। वही सेम चीज़ प्रीवियस ईयर पॉलिसी और अपडेट RC, ठीक है, पॉलिसी। और यही सेम चीज़ अगर डीजल में बनी हो, डीजल की फ्यूल टाइप आपने पेट्रोल बना दिया, ऐसा कुछ, तो सेम चीज़ करेक्शन है, फ्यूल टाइप में आ गया ये बेसिकली। ये 4-5 करेक्शन फ्यूल टाइप के हो गए। अब थर्ड है ओनर नेम करेक्शन। सम टाइम क्या होता है जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम KYC, अब जो IRDAI ने जो है उन्होंने भाई जिसके रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं सारे इंश्योरर, तो उन्होंने क्या कर दिया कि KYC मैंडेटरी कर दी, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहे थे, तो फ्रॉड को कम करने के लिए उन्होंने KYC मैंडेटरी कर दिया। अब जो KYC करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2-3 तरीके से KYC होती है। जैसे आप भाई कस्टमर क्या करता है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का चक्कर पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे एक होता है कि डॉक्यूमेंट्स है, उसको बोलते हैं OVD, ठीक है। और सेकंड होता है कि भाई KYC अगर आप किसी का पैन कार्ड या आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो इन तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम अगर OVD के थ्रू किया है तो सिस्टम क्या करता है, OVD जो वो डॉक्यूमेंट्स मतलब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हुआ, तो अगर वो उससे करता है तो वो सिस्टम रीड कुछ गलत कर लेता है, या फिर टेक्निकल इशू बोलो, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो गलत हो गया तो उसकी वजह से क्या आ गया भाई, नेम करेक्शन इशू आ गया कि भाई नेम गलत हो जाता है, XYZ कुछ भी आ जाता है उसमें पॉलिसी में, या फिर कस्टमर ने किसी और की KYC चिपका दी। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि एजेंट के थ्रू आप अगर पॉलिसी बनाते हैं तो भाई वो चिपका देता कुछ भी, मगर एक्चुअल में पॉलिसी कुछ नाम कुछ और होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा फ्लो रहता है, तो इसलिए गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसमें आता है भाई ओनर नेम करेक्शन। ये नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का यही है कि भाई जिसमें पैसा लेना हो वो फाइनेंशियल हो गया, नॉन फाइनेंशियल हो गया जिसमें पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है नेम करेक्शन में, भाई अगर आपको अपना नेम करेक्शन करवाना है तो आपकी KYC लगेगी और RC लगेगी। और अगर आप नए कस्टमर हैं, इट मीन्स आपकी पॉलिसी न्यू है, तो भाई आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, डीलर लेटर के साथ देने। जैसे न्यू व्हीकल की होती है ना, उसमें भी नाम गलत आ जाता है कभी कभी। तो अगर आपकी ऑलरेडी रन कर रही है पॉलिसी, या तो फिर 2 सिनेरियो होते हैं नेम करेक्शन के, या तो आपका ओनर सीरियल 1 होना चाहिए, या फिर सेकंड ये होता है आपके पास प्रीवियस ईयर पॉलिसी होनी चाहिए। थर्ड सिनेरियो एक और बनता है, जिससे आपने भाई डीलर से सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है, तो वो क्या होता है कि आपको तो पता ही नहीं पुराना भाई ओनर था कौन, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें नेम करेक्शन का, उसमें भी हो जाता है इशू। तो उस केस में या तो आप डीलर लेटर दो, उसको रिन्यूअल ब्रेक इन वाला केस बोलते हैं, क्योंकि वो इंस्पेक्शन के साथ किया जाता है। तो इंस्पेक्शन के साथ होता है तो आप इंस्पेक्शन दे सकते हो उसे कि भाई हमने इंस्पेक्शन करवाई थी तो उस टाइम पे हमारा नेम गलत आ गया, मगर इंस्पेक्शन करते टाइम नेम सही डाला था, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें एड्रेस और पिन करेक्शन में सेम चीज़ आप देख लो, RC KYC पॉलिसी। फादर नेम करेक्शन में फादर नेम की वैसे रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और मगर ये जो फादर नेम होता है ये मैंडेटरी होता नहीं है, ना ही पॉलिसी में दिखता है, ये दिखता है एड्रेस में।
तो ये एड्रेस में लोग ऐड करा देते हैं, तो इसलिए बस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। और पॉलिसी ना मोबाइल नंबर करेक्शन मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस जैसे HDFC अर्गो है। HDFC अर्गो में क्या होता है कि भाई उनका खुद का प्रोसेस है जिसमें कि वो पहले कंसेंट लेते हैं कस्टमर से, उनके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, तब जाके वो कोई भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन करते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं ईमेल आईडी करेक्शन, ईमेल आईडी भी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। और DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिसी में। थर्ड, फिर आगे चलते हैं, फिर आता है नॉमिनी करेक्शन और एडिशन। नॉमिनी का इम्पैक्ट पड़ता है मगर एक लिमिटेड केसेस में। ये थर्ड पार्टी में नॉमिनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती पॉलिसी में। आपकी पॉलिसी SOD पॉलिसी है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई आपके व्हीकल में क्लेम आया, इन द सेंस आपका डेथ का सिनेरियो बन रहा है, तो भाई उस केस में नॉमिनी को सारी चीज़ें जो भी है वो अप्लीकेबल होता है नॉमिनी उस चीज़ के लिए, तब जाके वो होता है। और उसके लिए भी PA कवर मैंडेटरी है, PA ओनर ड्राइवर कवर मैंडेटरी है, अगर वो है तभी नॉमिनी ऐड होगा, ठीक है। फिर ये है नेक्स्ट GST नंबर एडिशन। GST नंबर में क्या होता है कि भाई अगर आपकी फर्म के नाम पे चल रही है पॉलिसी, आप GST ऐड करवाना चाह रहे हो, वेल एंड गुड है, आपको GST रिकवर करना है, तो ये बहुत सिंपल है, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो मैंने बना रखा है इसमें वो है RSD करेक्शन, मतलब रिस्क स्टार्ट डेट करेक्शन। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पॉलिसी जरूरी होती है, RC और पॉलिसी, क्योंकि ये समटाइम कुछ इंश्योर हैं जो ऐसी करके देते हैं और कुछ इंश्योर हैं जो कहते हैं भाई जिनके प्रोसेस ही ऐसा है कि कैंसिल और रिवुक होता है, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट दोबारा देने पड़ते हैं। और उसमें क्या होता है, RSD के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं भाई। आप जो प्रीवियस ईयर पॉलिसी की डिटेल डालोगे आपको नेक्स्ट दे देगा। अगर आपकी पॉलिसी रिन्यूअल ब्रेक इन में है, इट मीन्स कि भाई आपकी लास्ट ईयर पॉलिसी आपके पास थी नहीं, आपने डेट भी सिलेक्ट नहीं करी, तो उस केस में क्या करता है कंपनी, क्या करती है क्लेम से बचने के लिए आपको T+2 मतलब 2 दिन बाद की आपकी RSD की डेट दे देगा जब से आपने पेमेंट करी है, ठीक है, ताकि 2 दिन तक अगर कोई भी क्लेम आता है तो हम बेयर नहीं करेंगे। तो ये T+2 का रूल इसमें अप्लाई हो जाता है, तो रिस्क स्टार्ट डेट भी करेक्ट होता है। पांचवा आ गया मेक करेक्शन, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। मेक करेक्शन में क्या आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्शन, या फिर जैसे न्यू बंडल पॉलिसी बनाते हैं न्यू व्हीकल में, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई ऐड करवाना है हमें रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी मैंडेटरी है। तो उसके लिए RC, अगर ओल्ड व्हीकल है तो प्रीवियस ईयर पॉलिसी, जैसे स्टेट चेंज हो गया तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो जाता है। तो KYC, अगर कुछ इंश्योरर हैं जिनमें जैसे SBI का है उसमें KYC मैंडेटरी है भाई, ठीक है, तो ये हो गया। और RTO स्टेट करेक्शन, CD करेक्शन, तो ये भी होता है कि भाई RTO हमारा यहाँ का है, वहाँ का है, XYZ। ये जैसे ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी व्हीकल लोन पे होती है ना, तो उस टाइम पे स्टेट वगैरह ये सारी चीज़ें वो ही देखता है फाइनेंशियल, तभी नीड पड़ती है इसकी। फिर है मैन्युफैक्चर ईयर करेक्शन। अभी जो है कि मैन्युफैक्चरिंग में 15 साल से ऊपर की व्हीकल का मैन्युफैक्चर ईयर करेक्शन नहीं होता, मगर कुछ कंपनी दे देती है भाई, पुरानी गाड़ी है वो कहती है भाई बिजनेस के चक्कर में कर देती हैं, लेकिन क्लेम रिस्क और क्लेम रेशियो चेक कर लेते हैं कि भाई क्या उनको कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए भी सेम चीज़ है। फिर है रजिस्ट्रेशन डेट करेक्शन। रजिस्ट्रेशन डेट भी, ये भी वैसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं क्लेम में, इन सब का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो ये भी अगर करेक्ट करवाना तो वही RC पॉलिसी, KYC इफ नीडेड, जैसे SBI इंश्योरर उसमें KYC की ज़रूरत पड़ती है। इंजन चेसिस नंबर करेक्शन, 3 मेजर डिटेल शुड नॉट बी चेंज। इट मीन्स अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर, 3 भाई नंबर को ना, तीनों अगर डिफरेंट हुए तो आपकी पॉलिसी ना ही कैंसिल हो पाएगी, ना ही कुछ आपका पेमेंट गया। मतलब कुछ ही इंश्योरर हैं जो एक एक्सेप्शन बेस पे कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज कोई भी इंश्योरर कैंसिल नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप पॉलिसी बनाएं तो भाई सही डिटेल के साथ बनाएं, 2 बारी चेक कर लें तब जाके करें। हाँ, अगर टेक्निकल फॉल्ट आ गया कि भाई पॉलिसी सिस्टम द्वारा या फिर किसी और कारणवश वो चेंज हो गया, तो उस टाइम पे कंपनी को थोड़ा बहुत रिस्क बेयर करने पड़ते हैं, तो वो एक्सेप्शन बेस्ड चीज़ है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है, आप डॉक्यूमेंट्स देख लेना कि क्या क्या है, RC, इनवॉइस, पॉलिसी, KYC, प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेकेंड ये है सीटिंग कैपेसिटी करेक्शन। सीटिंग भी मैंडेटरी रखता है, ये मोस्ट प्रोबेबली कमर्शियल व्हीकल में, जैसे PCV व्हीकल होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि भाई PCV में वो है हैवी वाहन है, जैसे बस वगैरह हो गई, तो उसमें भाई 40, 45 सीटर की, तो उसमें हर सीटिंग का ना एक अमाउंट तय होता है, कुछ 800-900 रुपये का एक सफिशिएंट अमाउंट है, तो पर सीटिंग कैपेसिटी का इस तरीके से, तो इनमें चार्ज बढ़ता है, तो इसलिए ये करेक्शन करवाना भी जरूरी है, ठीक है।
और आईडीवी करेक्शन, आईडीवी भाई आपकी व्हीकल की वैल्यू। अब बताओ, वैसे मैं इनको ना एक एक बारी आपको सेपरेट भी बता दूंगा, सेपरेट वीडियो बना के, मगर मैं भी इन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि आईडीवी करेक्शन, आईडीवी मतलब आपकी व्हीकल की वैल्यू कितनी है आज की डेट में, करंट डेट में। अगर क्लेम आता है तो फिर वो कैसे, कितनी वैल्यू आपको दी जाएगी, तो ये उस बेस में है, ठीक है। एचपी एडिशन, वही हाइपोथिकेशन का, फाइनेंशियल का हो तो उसमें भी ये सारी चीज़ें नीड होती हैं। ट्रेलर एडिशन, ट्रेलर ये ट्रैक्टर पॉलिसी के लिए है, उसमें भी आरसी चाहिए होती है। ट्रेलर की आरसी अलग से आती है, ये ध्यान रखना, तो उसमें हमें आरसी की ज़रूरत पड़ती है, वही बाकी सब चीज़ें सेम है। ट्रेलर की आईडीवी भी अलग होती है, ध्यान रखना। इंस्पेक्शन अपडेट, ये क्या चीज़ है? इंस्पेक्शन अपडेट ये होता है भाई, सपोज आपकी गाड़ी में क्लेम आ गया, आपने कंपनी में रजिस्टर करवा लिया, लेकिन कंपनी ने आपको नहीं दिया या फिर आपने विड्रॉ करवा लिया, तो उस केस में आप कंपनी को अपडेट करवाना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई मेरी व्हीकल अभी वेल एंड गुड कंडीशन में है, आप मेरी इंस्पेक्शन अपडेट कर दो अपने रिकॉर्ड में, ताकि फ्यूचर में चल के अगर मेरा क्लेम आता है तो इस हिसाब से सेटल किया जाए। तो इसका ये है। बाकी एड ऑन्स हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, जैसे कुछ लोग अपनी व्हीकल पे लगा लेते हैं, म्यूजिक का लगा लेते हैं, या फिर कुछ डब्बा वगैरह लगा लेते हैं, या फिर गाड़ियों में लगा रहता है, उनका भी रिस्क बियर करती है कंपनी। और पीए ओनर ड्राइवर, पीए ओनर ड्राइवर मैंडेटरी है, तो ये देख लेना कि भाई हर पॉलिसी में होना चाहिए, या चाहे आप सेपरेट कवर ले लो इसका, तो ये कवर होना चाहिए, और इसमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है कि ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आप एलिजिबल होना चाहिए, तब जाके आपको पीए कवर लेने की ज़रूरत है। नॉमिनी डिटेल, क्योंकि भाई पीए कवर ले रहे हो तो कल के दिन में कुछ क्लेम वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ी तो नॉमिनी को जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट लेटर की कस्टमर ऐड करवाना चाह रहे हैं नॉमिनी को। लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर, जिसको IMT 28 भी बोला जाता है, और ये एच पर कोर्ट सेटल किया जाता है, ठीक है। पेड ड्राइवर का मैं क्लियर कर देता हूँ कि पेड ड्राइवर मतलब इट मीन्स जैसे भाई आपने अपनी गाड़ी के लिए कोई, जैसे ट्रक में होता है मोस्ट प्रॉब्ली, ट्रक में ये होता है कि हम ड्राइवर भी रखते हैं, क्लीनर भी रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर इसके लिए ऐड ऑन होता है। पीए टू पैसेंजर, पीए टू पैसेंजर क्या होता है? पीए टू पैसेंजर होता है जो आपकी, जैसे सपोज आपकी प्राइवेट कार है, आपने ओनर ड्राइवर ले रखा अपने लिए, एसओडी पॉलिसी ले रखी है अपनी गाड़ी के लिए, टीपी पॉलिसी ले रखी है सामने थर्ड पार्टी डैमेज के लिए, मगर पैसेंजर का क्या? ये IMT 16 बोलते हैं इसको। तो ये कवरेज तभी अप्लाई होता है जैसे भाई आपके उसमें है 12 की सीटिंग कैपेसिटी है, 9 की है, आप अननोन पैसेंजर कह सकते हो उन्हें, तो उस केस में क्या होता है, ये भाई पीए कवर लिया जाता है आपकी व्हीकल में, ताकि इसका एक सफिशिएंट अमाउंट होता है, जैसे 50 रुपये में 1 लाख और 100 रुपये में 2 लाख का कवरेज, मतलब इस तरीके से आप अपने पैसेंजर का कवरेज भी ले सकते हो। फिर आता है नो क्लेम डिस्काउंट का, मतलब NCV डिस्काउंट का, ये केवल ड्राइवर को एलिजिबल होता है, तो ड्राइवर ही से क्लेम कर सकता है। IMT 23 क्या होता है? IMT 23 जैसे बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, बोनेट पार्ट्स, टायर ट्यूब्स और पेंटिंग एंड कमर्शियल व्हीकल IMT 23 इज यूज्ड। इट मीन्स भाई ये जो IMT 23 जैसे एक ट्रक का होता है और ट्रैक्टर का होता है, ये सारी हेडलाइट्स वगैरह जो होती है ना, उनके थोड़े महंगे पार्ट आते हैं, तो उनका भी कवरेज होता है। जियोग्राफिकल एक्सटेंशन एरिया, एक्सटेंशन एरिया बोलते हैं IMT 1, तो जो हमारे 6 नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव्स और श्रीलंका, तो ये उनके लिए होता है कि भाई आप किसी कंट्री में विजिट कर रहे हो इंडिया को छोड़ के, तो उसके आगे अगर क्लेम आता है तो कस्टमर को, जैसे जो हैवी व्हीकल होते हैं ना कमर्शियल वाले, उनको ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर पड़ता है, तो अगर बाहर के देश में वो जा रहे हैं किसी पड़ोसी देश में, तो उस देश में क्या होता है कि उस ये कवरेज लेके जाएगा, अलॉन्ग विद परमिट होना चाहिए उसके पास, ठीक है। इंजन प्रोटेक्शन कवर क्या है भाई? इंजन प्रोटेक्शन कवर भी होता है, जैसे बाढ़ वगैरह में किसी में इंजन आपका सीज हो गया, तो उस टाइम पे कैसे क्या होता है, मतलब ये उसके लिए होता है बेसिकली। की प्रोटेक्शन कवर क्या होता है? की प्रोटेक्शन होता है भाई आपकी, जैसे कुछ व्हीकल की महंगी चाबी आती है ना, 10,000 20,000 में बड़े बड़े व्हीकल होती हैं जिनका वो होता है, तो उनके लिए की प्रोटेक्शन, भाई आप खो गई आपकी चीज की आपकी खो गई, या फिर चोरी हो गई, या कहीं छूट गई, कैसे भी कोई भी कॉज हो सकता है, तो उसके लिए होता है। रोड साइड असिस्टेंट, RSA बोलते हैं। रोड साइड असिस्टेंट में भी जैसे आपकी कहीं पे व्हीकल ख़राब होगी, भाई आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे क्या करूं, तो पॉलिसी में ये भी कवरेज होता है कि भाई आप उसमें टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, वो आपकी व्हीकल टो करने आ जाएंगे, तो आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ पे। आता है जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन में क्या होता है? जीरो डेप्रिसिएशन में हो जाता है कि भाई आपके, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में समझा रखा है जीरो डेप्रिसिएशन क्या है, मगर इसमें भी मैं एक बार इन शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि आपका 90% तक फाइबर वाले जो पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट बोलो, तो वो कवरेज हो जाते हैं। कंज्यूमेबल में आपके नट बोल्ट वगैरह जैसे होते हैं, कुछ पार्ट्स महंगे होते हैं भाई, नट बोल्ट हर किसी में नहीं आते हैं, तो इसलिए कंज्यूमेबल कवर होगा, तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। वॉलंटरी एक्सेस, वॉलंटरी एक्सेस भी मैंने बता रखा है। वॉलंटरी एक्सेस में
भाई आप एक सफिशिएंट अमाउंट कस्टमर तय करता है कि भाई इतने तक का क्लेम आएगा तो मैं वो बियर कर लूँगा। एंटी थेफ्ट डिवाइस, एंटी थेफ्ट ये ब्लूटूथ वगैरह की रिगार्डिंग है, तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे लेड अप कवर क्या है? लेड अप कवर भाई सपोज ये ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकलों में होता है, जैसे बस हो गया या ट्रक हो गया। तो उन्होंने कहा भाई जैसे कस्टमर होता है कि पॉलिसी 1 साल के लिए लेता है ना, तो उसने कहा बीच में 3 महीने मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी, तो पॉलिसी पे तो कोई ना गाड़ी पे तो कोई क्लेम ही नहीं आने वाला है, तो क्या करेगा उस टाइम के 3 महीने अगर गाड़ी उसकी खड़ी रहेगी तो क्या करता है कि आरटीओ को जाता है, आरटीओ को कहता है 3 महीने मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी, इसी जगह पर रहेगी और कोई भी क्लेम की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो वो सरेंडर कर देता अपने व्हीकल को 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए वो सेम चीज़ अपनी पॉलिसी में भी अपडेट करवा सकता है। तो उस केस में क्या होगी, 3 महीने आगे की डेट मिल जाएगी उसको आपकी पॉलिसी में, क्योंकि भाई वो कवर कर ही नहीं रहा, रिस्क तो बेयर कर ही नहीं रहा ना 3 महीने के लिए, तो इसलिए आपकी पॉलिसी में वो आगे बढ़ जाते हैं 3 महीने। तो उसके लिए भी ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही इतना काफ़ी है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर मिलेंगे। मैं आपको कुछ नई तरीके से कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करूँगा ताकि कुछ नया सीखने को मिले। फिलहाल के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।